शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन जो प्रकरण है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, महत्व, उद्देश्य इत्यादि का अध्ययन कर लिया है और आज हम मूल्यांकन की विधियों में का अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वस्तु, व्यक्ति या शैक्षणिक गुणवत्ता या अवगुण को जांचा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से छात्र की प्रगति और अवनति की जांच की जाती है। ठीक है, उसमें हमने मूल्यांकन के द्वारा जो है क्या क्या विकास होता है, बालक के शैक्षणिक गुणवत्ता को जानने के लिए समय समय पर जो जांच परख की जाती है, जो परीक्षाएं दी जाती हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्र ने कितना अधिगम किया है, क्या वो अगली कक्षा में जाने के लायक है या नहीं है, उतना उसने अधिगम किया या नहीं किया, और उसी के आधार पर उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक या ABCD ग्रेड जो दिया जाता है वो ग्रेड दिया जाता है और बालक की मानसिक बुद्धि का, मानसिक स्तर के बारे में ज्ञान पता चलता है। ठीक है, अब आज हम मूल्यांकन की विधियों में, मूल्यांकन की विधियां जो है मुख्यतः मूल्यांकन की 4 विधियां बताई हैं। पहला है निबंधात्मक, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की 4 प्रमुख विधियां बताई हैं। निबंधात्मक प्रणाली, द्वितीय है वस्तुनिष्ठ, प्रणाली, तीसरा है मौखिक, परख, चौथा है गृह कार्य। ये मूल्यांकन की 4 प्रमुख प्रणालियां बताई हैं। निबंधात्मक परीक्षा जो होती है, निबंधात्मक प्रश्न की जब हम टाइप्स करेंगे, जब आपको मूल्यांकन का आपके अनिवार्य में भी विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। ये सब्जेक्ट वाइज मूल्यांकन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसकी विस्तृत जानकारी आप अनिवार्य वाले पेपर में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसकी जानकारी दी जाएगी। तो मूल्यांकन जो है उसके 4 विधियां बताई हैं। निबंधात्मक प्रणाली, निबंधात्मक प्रणाली जो होती है वो आत्म प्रकाशन की अभिव्यक्ति का सुअवसर प्रदान करने वाली प्रणाली है, जिससे बालक की आत्मा अभिव्यक्ति का अवसर उसको अधिक से अधिक मिलता है। उसने जो विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान ग्रहण किया है उसको ये विस्तार से जानकारी जो दी जाती है वो निबंधात्मक क्वेश्चन के माध्यम से याद होती है। उसके माध्यम से बालक की भाषा का ज्ञान, भाषा कौशल कितना विकसित हुआ है, भाषा के माध्यम से वो जो विषय वस्तु उसने ग्रहण की है वो ग्रहण की गई विषय वस्तु को कितना आत्मसात किया है और उसकी अभिव्यक्ति वो किस प्रकार से कर सक रहा है, इस सब की जानकारी निबंधात्मक परीक्षा, निबंधात्मक क्वेश्चन के माध्यम से ही ज्ञात होती है। परंतु इसकी इसका जो दोष है, उसका दोष ये है कि इसका जब मूल्यांकन किया जाता है, इसकी जांच की जाती है, तो जांच करने वाला हर व्यक्ति उसका अलग अलग दृष्टिकोण के माध्यम से मूल्यांकन करता है। जो जिसको ज्यादा वेटेज देता है या जो जिसको ज्यादा अधिक जिसका ज्ञान रखता है वो उस पक्ष को उसके देखता है। ये हो नहीं सकता कि बालक हर पक्ष को उसमें उजागर करे। यदि उसने उस पक्ष को जिसको वो एग्जामिनर ध्यान दे रहा है, जिसको वो वेटेज दे रहा है और उस वेटेज दिए हुए पक्ष को उसने ज्यादा
कि इसकी मार्किंग हर व्यक्ति के द्वारा मूल्यांकित करने पर अलग अलग पाई जाती है। इसलिए जो निबंधात्मक प्रणाली है आत्म प्रकाशन के लिए तो सबसे अच्छी है, परंतु इसमें कमी दोष यही है कि इसका मूल्यांकन में सत्यनिष्ठा नहीं होती। हर व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करता है, अंक देता है। जैसे अपन पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर देखने पर हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस पिक्चर का मूल्यांकन करता है। किसी को गाने अच्छे लगे, किसी को स्टोरी थीम अच्छी लगे, किसी को ड्रेस अच्छी लगी, किसी को एक्टिंग अच्छी लगी, तो वो उसी चीज को वेटेज देगा, ठीक है, और उसी के आधार पर वो कहेगा कि ये अच्छी है या गलत। यही चीज इसमें भी होती है, क्योंकि ये आत्म प्रकाशन की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा अवसर इसमें प्रदान किया जाता है। और जो एग्जामिनर होते हैं वो अपने वेटेज के आधार पर या उनको जिसमें इंटरेस्ट होता है या जिस विषय के वो ज्ञाता है, जैसे साहित्य का टीचर है तो वो साहित्य के आधार पर मूल्यांकित करेगा। विज्ञान का है तो विज्ञान का अपने विषय के कंटेंट के आधार पर मूल्यांकित करता है। इसीलिए इसके अंकों में जो है डिफरेंस पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रणाली जो होती है ये जो है बहुत इसमें डीपली अध्ययन करके इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं और क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं। निबंधात्मक प्रणाली में क्या होता है कि हम इसके प्रश्नों को एक बार समझकर उसके बारे में अपने विचार या अपनी जानकारी उसमें सम्मिलित करते हुए उसको हम लिख सकते हैं, परंतु इसमें टू द पॉइंट हमको जो चीज उसमें कंटेंट में कही गई है उस कंटेंट की चीज को एग्जैक्टली वैसा का वैसा याद रखना होता है, जिससे इसमें जो है इसकी स्टडी बहुत डीपली की जाती है। और जब विषय का ज्ञाता हम हो जाते हैं या विषय का ज्ञान हमको अच्छी तरह से हो जाएगा, तभी हम इन प्रश्नों को सही तरीके से अटेंड कर पाएंगे। अन्यथा हम इसके प्रश्न को सही अटेंड नहीं कर पाएंगे और हमारा मूल्यांकन प्रभावित होगा। हम ये कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पूर्णतः सत्यनिष्ठ होते हैं, या जो भी इसकी, क्योंकि जब इसके क्वेश्चनिंग इसके एक या दो शब्द में इसका जवाब होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति है, यस नो वाले क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें अटेंड सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें आंसर जो होता है वो टू द पॉइंट एक दो शब्दों में ही लिखा जाता है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसको पढ़ने, उसको अटेंड करने के लिए छात्र को गहन अध्ययन करना अनिवार्य है, अन्यथा उन प्रश्नों को वो अटेंड नहीं कर पाएगा और उसका मूल्यांकन प्रभावित हो जाएगा। जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसकी जो है आंसर की भी बनाई जाती है, जो आंसर होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी जांच की जाती है, और चाहे कोई भी जांच करे उसके अंकों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे मैं करूँ, चाहे कोई और दूसरे सब्जेक्ट का करे या कोई बच्चा भी करेगा उसका, क्योंकि हमारे पास आंसर की है, आंसर की के अनुसार हम उसको चेक करेंगे तो मार्किंग में किसी भी का प्रकार 100% जो अंक आएंगे, जैसे एक ने किए वैसे ही सभी के द्वारा जांच करने पे भी अंक वैसे के वैसे ही आएंगे। इसलिए ये प्रणाली जो है गहन अध्ययन पर आधारित प्रणाली है और इसके द्वारा विषय वस्तु से संबंधित गहन से गहन अध्ययन को छात्र जानता है। तीसरी है मौखिक परख। मौखिक परख से मतलब है कि बालक की भाषा संबंधी अभिव्यक्ति, बालक ने कितना विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान ग्रहण किया है उसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से वो करेगा। और भाषा की जांच के लिए बालक की मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, उससे उसके अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है और बालक जो है अधिक से अधिक कुछ बोलने का प्रयास करता है। हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर जो होता है बालक के मौखिक ज्ञान की ही परख की जाती है। 5वीं तक प्राइमरी लेवल पर मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, परंतु उसके बाद में जो है मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन हो जाता है और फिर लिखित पैटर्न पर ही सारी
जाते हैं, तो इससे इसकी डिमेरिट ये है कि दोष ये है कि बालक प्राइमरी लेवल तक उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा है। उसके बाद बहुत लंबा गैप आ जाता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है। उससे बालक में बोलने की में झिझक आ जाती है, आत्म कॉन्फिडेंस उसमें कम हो जाता है। इसलिए मौखिक मूल्यांकन जो है हमेशा हर कक्षा में एक वाइवा होता रहना चाहिए, जिससे बालक के अंदर कक्षा के अंदर खड़े होकर शिक्षण कार्य करने में, जब आप स्कूलों में जाते हो या प्रैक्टिस टीचिंग बीएड के छात्र जब प्रैक्टिस टीचिंग के लिए कक्षाओं में जाते हैं तो वह घबरा कर अब जो है पढ़ा नहीं पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है, या किसी इंटरव्यू में जब वो फेस करते हैं तो वो इंटरव्यू को फेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक शिक्षा पद्धति में यदि सुधार किया जाए और हर कक्षा में मौखिक मूल्यांकन का प्रावधान रखा जाए, जिसमें कुछ परसेंट के नंबर उसमें उस विषय के हुए, तो बालक में एक बोलने की आत्मा अभिव्यक्ति करने का जोश आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो हर जगह जो है अपनी बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की उसको में क्षमता आ जाएगी। इसी के लिए जो है मौलिक मूल्यांकन को जो है दिया जाता है, और मौलिक मूल्यांकन का यही उद्देश्य है कि बालक की भाषा के ज्ञान की जांच करना, परख करना। इसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होता है, गृह कार्य क्यों दिया जाता है कि कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य जब शिक्षक ने कराया तब बालक का ध्यान कितना कक्षा के शिक्षण कार्य पर था, इसकी जांच के लिए कुछ क्वेश्चन जो है गृह कार्य के अंदर दिए जाते हैं, जिसको बालक अपने पूर्व ज्ञान के जो कक्षा में उसने ग्रहण किया है उस ज्ञान के आधार पर उसको उन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करता है, और उससे जांचा जाता है कि बालक का कक्षा में शिक्षण कार्य में अटेंशन, एकाग्रता थी या नहीं थी। तो थी तो उसने कितनी ग्रहण किया, कितना उसने उसको अभिव्यक्त किया। परंतु और दूसरा ये है कि बालक 6 घंटे के शिक्षण के बाद घर जाकर वापस उस चीज का रिमाइंड कर रहा है या नहीं, क्योंकि जब तक हम उसको दोहराएंगे नहीं, किसी भी चीज को दोहरान नहीं करेंगे, तब तक वो स्थायित्व ग्रहण नहीं करेगा, वो स्थायी नहीं होगा। ज्ञान को स्थायित्व देने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, जिससे घर जाकर भी उसको वो दोहराएगा, और उसके अंदर उसको क्या कठिनाई आ रही है, क्या उसको समझ नहीं आया, इसकी परख भी, इसकी जांच भी उसको तभी होगी जब वो घर पर उस गृह कार्य को करेगा। इसके लिए बालक को गृह कार्य देना अनिवार्य माना गया है, और गृह कार्य के प्रश्न से बालक कक्षागत शिक्षण कार्य का दोहरान करता है। दोहरान में उसको जो कठिनाई आ रही है उस कठिनाई का सॉल्यूशन दूसरे दिन कक्षा के अंदर आकर जो है अपने छात्र शिक्षक से उसका डिस्कशन करके उस कमी को दूर करता है। इससे ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इस प्रकार से जो है मूल्यांकन की 4 विधियां बताई हैं, जिनको मैंने ओरली आपको समझा दिया कि कौन सी विधि में क्या कार्य करना अनिवार्य है। इसमें पहले आप लिखो निबंधात्मक। निबंधात्मक परख। निबंधात्मक प्रश्न में आत्मा अभिव्यक्ति का सुंदर और उत्कृष्ट माध्यम
माना गया है। इसमें अनेक दोष के होते हुए भी भाषा शिक्षण से निबंधात्मक परीक्षा को अलग नहीं किया जाता है। छात्र को लिखना सिखाने का यह एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षा बालक के भाषा ज्ञान को भाषा के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से बालक को आत्मा अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से करने का अवसर मिलता है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ परक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कह सकते हैं। ये जो है वस्तुनिष्ठ परक वस्तुनिष्ठ होने के कारण यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा प्रमाणिक सिद्ध होता है। वस्तुनिष्ठ होने के कारण यह अधिक विश्वसनीय क्यों है? कोई भी इसकी जांच करेगा तो इसका मूल्यांकन पे अंकन पे कोई असर नहीं
पड़ेगा, इसलिए ये विश्वसनीय और प्रामाणिक है। ठीक है, इसमें जो है इसमें पहला है, इसमें यह है विश्वसनीय विधि है। दूसरा है इसमें अंक देना, इसमें अंक देना सरल है। तीसरी है शिक्षक सरलता से जांच करके अंक दे सकता है। चौथा है इसकी जांच में अधिक समय नहीं लगता। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है विश्वसनीय और प्रामाणिक है। इसमें अंक देना जो निर्धारित है उस अंकों के आधार पर इसको जांच कर इसके अंक देना सरल है। इसको जांच करने में भी समय कम लगता है क्योंकि आंसर की पास में होती है, क्वेश्चन के आंसर भी शॉर्ट होते हैं, तो इसकी जांच तुरंत और अच्छी होती है, जो एक बालक के शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि बालक इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए गहन अध्ययन के माध्यम से इनकी को पढ़ता है और उसका ज्ञान जो है एक अच्छे स्तर पे होता है। इसीलिए आप देखिएगा जो आपके बड़े लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, कंपटीशन जो भी एग्जाम होते हैं, उनके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर ही आते हैं जिसका मूल्यांकन किया जाता है और बालक की ज्ञान की जांच की जाती है और इसके माध्यम से एक सही परिणाम सामने आता है। क्योंकि इसमें जो व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है, जो आंसर जिसके लिए निर्धारित है उसी के आधार पर जो मूल्यांकन होता है, इसलिए इसको विश्वसनीय विधि कहा गया है। अब है मौखिक परीक्षा में मैंने आपको बता ही दिया कि मौखिक परीक्षा पूर्णतः मौखिक भाषा के ज्ञान की जांच करने के लिए होती है, जो बालक की मौखिक क्षमता के माध्यम से पता चलती है। इसमें लिख लो, मौखिक क्षमता जो है भाषा बालक के भाषा की परख का एक अच्छा माध्यम है। जिसके द्वारा बालक
भाषा का ज्ञान कराया जा सकता है। और चौथा है गृह कार्य। गृह कार्य ज्ञान को स्थायी करने के लिए शिक्षक जो है गृह कार्य देता है, जिससे वो जो शिक्षण कार्य कक्षा के अंतर्गत किया है उसको वो रिवाइज करता है, उसको दोहराता है और उसके द्वारा जो है वो उसके ज्ञान को अच्छे से जान लेता है। उसमें जो समस्या आ रही है उसका जो है निवारण कक्षा के अंतर्गत दूसरे दिन कर लेता है। इस प्रकार से जो है मूल्यांकन की 4 विधियां हैं जो आज हमने कर ली है। गृह कार्य का प्रश्न है आपका, मूल्यांकन की विधियों को समझाइए। 150 शब्द में इसका आंसर दीजिएगा और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित रखिए।